मान लीजिए आप वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ में एंटर करते हैं, तैयार है, लेकिन उम्मीदवारों की सूची देखते ही सोचते हैं नहीं, इनमें से कोई भी मेरा वोट डिजर्व नहीं करता, कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं है जिसको मैं अपना वोट दूं, कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो मेरा वोट लेने के लायक हो। आप ईवीएम पर आखिरी बटन तक अपने नजरों को फहराते हैं और आखिरी बटन पर लिखा हुआ है नोटा, यानी कि नन ऑफ दी अबव। आप उस बटन को दबाते हैं इस संतुष्टि के साथ कि आपने सभी को अस्वीकार कर दिया है। पर यहां पर एक बड़ा ट्विस्ट है। अगर आपके निर्वाचन क्षेत्र के अंदर 99% लोग भी नोटा को दबा दें तो सोचिए क्या होगा। सिर्फ वो एक उम्मीदवार जिसे अगर एक भी वैध वोट मिल गया तो वो जीता हुआ माना जाएगा। हां, आपने बिल्कुल सही सुना है कि अगर कोई एक उम्मीदवार है, उसे अगर एक भी वैध वोट मिला है और चाहे बाकी के सारे नोटा गिर गए, तब भी वो उम्मीदवार जीता हुआ माना जाएगा। तो असली सवाल यह है कि क्या नोटा सच में कानूनी तौर पर मायने रखता है या ये सिर्फ अच्छा महसूस कराने वाले लोकतंत्र का एक सजावटी बटन मात्र है। आइए पूरी नोटा की कानूनी हकीकत को डिकोड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा, निर्वाचन आयोग ने क्या स्पष्ट किया और कौन से सुधार मांगे जा रहे हैं, सब कुछ सरल तरीके से। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं कि क्या नोटा एक कानूनी हथियार है या सिर्फ कानूनी इल्यूजन, मृग तृष्णा है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करके सभी के साथ साझा भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि नोटा के पीछे की कहानी क्या है, शुरुआत कैसे हुई, स्टोरी क्या है नोटा के पीछे की। 2013 से पहले भारतीय मतदाताओं के पास सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का कोई भी आधिकारिक तरीका नहीं था। अगर कोई किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहता था तो वो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के तहत, जो रूल 49O है, उसके तहत प्रेजाइडिंग ऑफिसर को सूचित करता था, प्रेजाइडिंग अधिकारी को सूचित करता था। लेकिन यहां पर समस्या यह थी कि आपका नाम और आपका वोटर आईडी वहां पर दर्ज हो जाता था, यानी आपकी जो गोपनीयता थी, प्रिवेसी थी, सीक्रेसी थी, वो समाप्त हो जाती थी। लोगों को पहचान उजागर होने या परेशान किए जाने का डर रहता था। फिर आया एक ऐतिहासिक फैसला, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, PUCL बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया कि उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए, यानी कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। किसी भी कैंडिडेट को या सारे कैंडिडेट को रिजेक्ट करने का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार का हिस्सा है। कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वो ईवीएम पर नन ऑफ दी अबव, नोटा वाला बटन उपलब्ध कराए ताकि सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने वालों की गोपनीयता बनी रहे। और इस तरह नोटा आया पहली बार 2013 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में, और बाद में पूरे भारत में इस तरह नोटा लागू हुआ। अब बात करते हैं कि कानून जो है वास्तव में कहता क्या है, उसको समझते हैं। नोटा के पीछे का कानूनी ढांचा क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम कानूनी आधार की, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की, संवैधानिक आधार की। जो नोटा का अधिकार है उसके लिए पहले आपको वोट के अधिकार के बारे में जानना होगा। जो वोट का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक वैधानिक स्टैट्यूटरी राइट है जिसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 संचालित करता है। हालांकि आपका जो अनुच्छेद 326 है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मौलिक राइट नहीं है। उसके तहत भी अडल्ट फ्रेंचाइजे का आपके पास अधिकार है, जो आपका यही मताधिकार का अधिकार है। परंतु जो PUCL में जो केस है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भले ही वोट देना आपका वैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, मगर नोटा के माध्यम से असहमति व्यक्त करना और जानकारी पाने का अधिकार जो है
वो अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए के तहत यानी कि आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, पीयूसीएल के केस के अंदर क्या कहा गया, माना कि वोट का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, मगर उस वोट के अधिकार के पीछे कि मैं सभी कैंडिडेट को रिजेक्ट करता हूं या फिर कैंडिडेट की आपराधिक या फिर शैक्षिक जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, ये मेरा जानने का अधिकार है। ये कहां से आता है? ये आपका मौलिक अधिकार है, वो आता है आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। और तीसरा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सेक्शन 79 क्लॉज डी, सेक्शन 79 क्लॉज डी में इलेक्टोरल राइट की परिभाषा के अंदर यह साफ लिखा हुआ है कि वह वोट न देने का अधिकार भी इसमें शामिल है, कि आपको वोट देने का अधिकार है, मगर उसके साथ साथ सेक्शन 79 क्लॉज डी ये कहता है कि इसके अंदर वोट न देने का अधिकार भी शामिल है। यही नोटा की संवैधानिक स्वीकृति है। और चौथा, निर्वाचन आयोग की भूमिका के बारे में बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपने अधिकारों के बल पर ईसीआई ने अक्टूबर 2013 से सभी ईवीएम पर नोटा बटन को लागू किया। संक्षेप में अगर देखा जाए तो आपके पास सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का कानूनी अधिकार है, लेकिन नोटा वोट परिणाम को कानूनी रूप से प्रभावित नहीं करता। चाहे मेजॉरिटी नोटा वोट आ जाए, वो कभी भी इलेक्शन के रिजल्ट को प्रभावित नहीं करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर किसी चुनाव में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले तो क्या पुनः चुनाव होना चाहिए या जैसा अब होता है वही चलने दिया जाना चाहिए, यानी कि अगला उम्मीदवार ही जीत जाए? आपकी जो राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा और ये भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं, क्या आप नोटा जब दबाते हैं तो उससे होता क्या है? जब नोटा का बटन दबाया जाता है तो होता क्या है? जब आप ईवीएम पर नोटा के बटन को दबाते हैं तो आपका वोट रिकॉर्ड होता है और अलग से गिना जाता है। निर्वाचन आयोग परिणाम डेटा में नोटा को शामिल करता है, लेकिन इन वोटों को विजेता तय करने के लिए अमान्य माना जाता है। मतलब जो वोट की एक्चुअल काउंटिंग होती है, जिनके बेसिस पर विनर या लूजर डिसाइड किए जाते हैं, उसमें नोटा को इंक्लूड नहीं किया जाता। हाँ, चुनाव आयोग गिनता जरूर है कि कितने नोटा पड़े, मगर जिन वोटों के बेस पर किसी कैंडिडेट का जीतना या हारना तय होता है, उसके लिए नोटा को नहीं गिना जाता। तो भले ही नोटा को कुल वोटों का चाहे 90% मिल जाए, बाकी 10% उम्मीदवार के बीच में बटे रहें, वही 10% बचे हुए ही उम्मीदवार को तय करेंगे। इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए उम्मीदवार ए को मिले 1000 वोट और उम्मीदवार बी को मिले 900 वोट, और जबकि नोटा को मिले टोटल 10,000 वोट। समझिएगा, नोटा के सबसे पास ज्यादा आए, 10,000 वोट आए, और कैंडिडेट ए को 1000 वोट मिले, कैंडिडेट बी को 900 वोट मिले। तो इसमें जीतेगा कौन? जिसको 1000 वोट मिले, जिसको वैलिड वोट मिले। नोटा की यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं है जीतने और हारने के परिप्रेक्ष्य में। तो परिणाम क्या है? उम्मीदवार ए जीतता है। कानून नोटा को प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति मानता है, कानूनी आदेश नहीं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणियों की, जो पीयूसीएल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में की गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की हैं। लोकतंत्र विकल्प पर फलता फूलता है। पहली ये टिप्पणी जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी कि डेमोक्रेसी थ्राइव्स ऑन चॉइस। जो लोकतंत्र है वो विकल्प पर फलता फूलता है। कोर्ट ने कहा कि जैसे मतदाताओं को किसी एक को चुनने का अधिकार है, वैसे ही उन्हें सभी को अस्वीकार करने की भी आजादी होनी चाहिए। दूसरा, जो नोटा लोकतंत्र को है वो सशक्त बनाता है। नोटा जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग करता है। नोटा स्ट्रेंथन्स दी डेमोक्रेसी। नोटा स्ट्रेंथन्स दी डेमोक्रेसी। नोटा स्ट्रेंथन्स दी डेमोक्रेसी। नोटा स्ट्रेंथन्स दी डेमोक्रेसी। और क्या टिप्पणी कोर्ट की? कि सीक्रेसी इज असेंशियल। नोटा एंश्योर्स वोटर सीक्रेसी इन फ्री इलेक्शंस। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतदान की गोपनीयता निष्पक्ष चुनावों के लिए, मुक्त चुनावों के लिए
सशक्त चुनावों के लिए आवश्यक है और नोटा इसे सुनिश्चित करता है। हालांकि कोर्ट ने नोटा को कोई बाध्यकारी कानूनी परिणाम नहीं दिया, पर अभिव्यक्ति का औजार है, पुनः चुनाव का ट्रिगर नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग और सरकार इस पर क्या कहते हैं, इसको समझते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने कई दिशा निर्देश के माध्यम से बात स्पष्ट की है कि नोटा वोट की तरह गिने जाते हैं, पर विजेता तय करने में प्रयुक्त कुल वैध वोटों से अलग रखे जाते हैं। दूसरा, नोटा से अयोग्यता नहीं आती और न ही नए चुनाव होते हैं। और तीसरा, ये नैतिक और राजनीतिक फीडबैक का साधन है, कानूनी परिवर्तन का साधन नहीं है। केंद्र सरकार ने भी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पुष्टि की थी कि नोटा कैंडिडेट नहीं माना जा सकता, कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर नोटा के पक्ष में सारे वोट आ गए तो मतलब यहां पर नोटा जीत गया, हम ऐसा नहीं कह सकते, और पुनः चुनाव का आधार ये नहीं बनाया जा सकता। अब बात करते हैं हालिया विकास और बहसों की, सर्वोच्च न्यायालय के क्या फैसले रहे हैं और क्या डिस्कशन चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। एक दशक के बाद भी 2013 में आया था और अब ये 2025 चल रहा है, एक दशक के बाद भी नोटा पर बहस जारी है। कई जनहित याचिकाएं दायर हुई जिनकी मांग थी कि अगर नोटा को बहुमत वोट मिल जाए तो पुनः चुनाव कराया जाना चाहिए। राजनीतिक दल पहले वाले उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करेंगे और वो नया कैंडिडेट उस चुनाव क्षेत्र के अंदर अपना खड़ा करेंगे और उन नए उम्मीदवारों के हिसाब से चुनाव होंगे। किंतु 2025 तक ऐसा कोई कानून अस्तित्व में नहीं आया है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने शैलेश मनुभाई परमार बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, शैलेश मनुभाई परमार बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में स्पष्ट किया कि नोटा राज्यसभा चुनावों में लागू नहीं होगा, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष चुनाव है और पार्टी वोट के हिसाब से इसमें शामिल होते हैं। अब बात करते हैं नोटा का कानूनी और राजनीतिक महत्व क्या है, इसका वास्तविक प्रभाव विश्लेषित करते हैं, नोटा के वास्तविक प्रभाव को समझते हैं। कानूनी मूल्य की बात करें तो नोटा असहमति को प्रकट करता है, लेकिन चुनाव रद्द नहीं करता है और न ही चुनावों को अमान्य बनाता है। यह पूरी तरह प्रतीकात्मक है, आपका न सुना जाता है पर उस न सुनने पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ध्यान से सुनिएगा मैंने अभी क्या बोला, कि जो नोटा है वो आपकी असहमति को प्रकट करता है, उसको आवाज देता है, लेकिन चुनाव रद्द नहीं करता और न ही चुनाव को अमान्य बनाता है। ये पूरी तरह प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। आपका न सुना जा रहा है मगर उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर राजनीतिक मूल्यों की बात करें तो ये जोरदार सार्वजनिक संदेश देता है। कई निर्वाचन क्षेत्रों में नोटा वोट विजय अंतर से अधिक रहे हैं, जो दलों के लिए शर्मिंदगी का कारण भी बने हैं। अब बात करते हैं नैतिक मूल्यों की। ये लोकतंत्र की आत्मा को जीवित रखता है, दलों को याद दिलाता है कि मतदाता नजर रखे हुए है। अब बात करते हैं एक्सपर्ट के ओपिनियन की और कुछ सुझाए गए सुझावों की। नोटा को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु विशेषज्ञ और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो काफी सुझाव देते हैं। सबसे पहला कि री इलेक्शन का नियम होना चाहिए, री इलेक्शन का रूल होना चाहिए। अगर नोटा को 50% से अधिक वोट मिले तो चुनाव रद्द कर दोबारा चुनाव आयोजन होने चाहिए। दूसरा, अनिवार्य उम्मीदवार अयोग्यता, जिन्हें नोटा बहुमत ने अस्वीकार किया है वे उस निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा न लड़ सकें। और तीसरा है नोटा को इलेक्टोरल फंडिंग से जोड़ना। उच्च नोटा वोट होने पर सार्वजनिक या फिर पार्टी फंडिंग घटनी चाहिए ताकि कमजोर उम्मीदवार उतारने से हतोत्साहित हो। हालांकि इन सुधारों के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन चाहिए, यानी संसद को कदम उठाना होगा, तब तक नोटा उपाय के बिना अधिकार बना रहेगा। अब बात करते हैं तुलनात्मक वैश्विक विश्लेषण की कि इंटरनेशनल स्तर पर क्या परिप्रेक्ष्य है नोटा के बारे में। दिलचस्प बात यह है कि भारत एक अकेला देश नहीं है। कई लोकतंत्र मतदाता अस्वीकार का विकल्प देते हैं। यूएसए की बात करें तो कुछ राज्यों में नन ऑफ दीज कैंडिडेट का ऑप्शन रहता है। रूस और यूक्रेन में अगेंस्ट ऑल का विकल्प है और ग्रीस और कोलंबिया में खाली बैलेट या फिर वोट को कानूनी विरोध के रूप में मान्यता दी गई है। पर अधिकतर देशों में भारत की तरह ही ये वोट नॉन बाइंडिंग होते हैं, इनका कोई
मूल्य नहीं होता कि ये कैंडिडेट को जीतने और हराने में मदद करें या उसको डिसाइड करें। ये पुनः चुनाव के लिए बाध्य नहीं करते हैं। अब आगे बात करते हैं, और जो आगे ये स्लाइड है आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे रूल्स वगैरह और सारी चीज़ें बताई गई है और आपको इसके बारे में सारी जानकारी इन शॉर्ट भी मिल जाएगी पूरे गाइडलाइंस वगैरह के बारे में। अब आगे हम बात कर रहे हैं अपने निष्कर्ष की। तो पूरी सच्चाई और कानूनी सच्चाई यही है कि नोटा अभिव्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए के तहत मान्य है। दूसरा, ये आपको सभी उम्मीदवारों को गुप्त रूप से अस्वीकार करने की अनुमति देता है, लेकिन कानूनी तौर पर इसमें चुनाव परिणाम बदलने या पुनः चुनाव कराने की शक्ति नहीं है। ये एक प्रतीकात्मक अधिकार है, संदेश में शक्तिशाली लेकिन परिणाम में कमजोर। ये एक प्रतीकात्मक अधिकार है, संदेश में शक्तिशाली और परिणाम में कमजोर। फिर भी हर बड़ा सुधार एक प्रतीकात्मक कदम से शुरू होता है। जितने अधिक लोग नोटा का जिम्मेदारी से उपयोग करेंगे, उतना ही संदेश बुलंद होगा कि भारत को बेहतर उम्मीदवार और स्वच्छ राजनीति चाहिए। इसी के साथ ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अब आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले तो पुनः चुनाव होना चाहिए या फिर उसे आज की तरह ही प्रतीकात्मक बने रहना देना चाहिए। अपने जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर छोड़िएगा। और आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको अगर 1% भी ये सेशन समझ आया, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और यूट्यूब का नया फीचर है हाइप का, आप हाइप भी कर सकते हैं ताकि ये वीडियो और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर को इंस्टॉल करिए, वहां से हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा, और आप ज़्यादा जानकारी हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। जय हिंद।